नमस्कार, खबर में दम है में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सन 47 के आसपास दिए गए फैसलों को लेकर हमलावर बीजेपी के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार है। बाल कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को इसी तरह से देखा भी जा रहा है। कांग्रेस नई पीढ़ी को भारत के संविधान को सरल तरीके से बताने के साथ साथ पूरी गाथा बताएगी और गिनाएगी कि क्या कुछ देश के लिए पार्टी ने क्या किया। राज के दौरान कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगातार अंग्रेजों से संघर्ष में जुटी थी। आजादी के बाद उसका काम बदल गया था। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्र निर्माण में जुटी। आजादी के बाद बनी पहली सरकार में पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सिर्फ संविधान की पढ़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस की नई पहल है ये। लंबे समय से देश की बागडोर संभालने वाली पार्टी पर हमलावर बीजेपी से निपटने की तैयारी का नाम है बाल कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। नई पीढ़ी को संविधान के ज्ञान के साथ पार्टी का योगदान भी बताएगी कांग्रेस। इतना ही नहीं, कुछ किताबों के सहारे सरल सहज तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा, संविधान की प्रेरणा, समाजवाद जैसे पाठ पढ़ाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ये भी बताएगी कि कैसे 7 दशकों तक लोकतंत्र की डगर पर चली है पार्टी। कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बाल कांग्रेस की एक कल्पना, ये परिकल्पना उन्हीं की है। उस अवधारणा को वो इस रूप में लेकर आए थे कि आज की पीढ़ी को सही इतिहास से परिचित कराना और उनमें संस्कृति और संस्कार उनका रोपण करना, ये कमलनाथ जी की इच्छा थी। वो कारण ये था कि वो सब जगह बातचीत में, और आप और हम सब जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया को या इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है और लोग जितना इतिहास के झूठ के बारे में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो प्रचार प्रसार है उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को बिना पढ़े बिना जाने आज हो सकता है एक नौजवान है वो खारिज कर देता है। दुर्भाग्य उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो एक झूठ परोस रहा है और जो सुनने वाला है उसके पास अपना सच नहीं है। कल जो बाल कांग्रेस का नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया था उसमें बाल कांग्रेस के सभी ऑफिस बेरर्स मौजूद थे। उन सभी लोगों को ये दोनों किताब दी गई है। उनसे कहा गया है कि ये दोनों किताब वो पहले पढ़े, क्योंकि आज जो बाल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था, जो युवाओं को भटकाया जा रहा है, जो उन्हें गलत इतिहास बताया, कांग्रेस के बलिदानों को आज गलत तरीके से जो दिखाया जा रहा है, वो जब तक हमारे खुद के लोग वो चीज नहीं समझेंगे वो आगे इस चीज को नहीं बता पाएंगे। तभी पहले हमारे ऑफिस बेरर्स को एक किताब दी गई है, वो इसे पढ़ेंगे और जितने लोगों को वो मेंबर्स बना रहे, ज्यादा से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो इन सारी गाथाओं को, सारी कहानियों को आगे बताएंगे। बाल कांग्रेस के प्रभारी महेश जोशी बताते हैं कि बाल कांग्रेस के 130 विधानसभाओं के कैप्टन और वाइस कैप्टन सही इतिहास लोगों तक पहुंचाएंगे। बीजेपी की तरफ से लोकेंद्र पाराशर आए और कहा कि कांग्रेस ये भी बताए कि सत्ता में रहते हुए जो गलत फैसले लिए गए उससे देश का कितना नुकसान हुआ। ये बड़े आनंद का विषय है कि कांग्रेस के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को कांग्रेस का इतिहास और संविधान की जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए और ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि स्वतंत्रता के नाम पर कांग्रेस ने किस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस देश में की है। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य आजादी के साथ ही समाप्त हो गया है, वरना इसका दुरुपयोग होगा। तो उसके बाद जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार से लगातार अपने सुख साधनों के चलते देश को बांटा गया, सबसे पहला कलंक तो कांग्रेस ने लगाया इस देश पर 1947 में, देश को बांटने का, पाकिस्तान बनाने का। वो नई आने वाली पीढ़ी को जरूर बताना चाहिए। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो पीढ़ी को बताना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा पाखंड है, ये इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग कि उस पाप को लोग भूल जाएं जो 1947 में हमारे पुरखों ने किया। इनको जरूर बताना चाहिए कि हमारे पुरखे इतने कायर थे कि 1962 में चीन घुसता चला गया
और हम उसको नकारते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हजारों सैनिकों को वहां मरवा दिया सरहद पर और देश की जमीन चीन को दे दी। ये भी अपने आने वाली पीढ़ी को कांग्रेस को बताना चाहिए। और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, बेशर्मों की तरह करते हैं। 1975 में आपात ताल लगा के संविधान को जलाने वाले लोग, संविधान की अवज्ञा करने वाले लोग क्या संविधान बताना चाहते हैं अपनी नई पीढ़ी को? वे जरूर बताएं कि इंदिरा गांधी ने कौन से काले दिन इस देश में लेकर आए थे। देशभक्तों को ठूंसा गया, जेल में मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई, जबरन पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। 1984 में देश भर में ट्रेनों से उतार उतार के मानव जाति को, सिखों को तार डाल डालकर उनके गले में जिंदा जलाया गया। ये मानवाधिकार कैसे थे कांग्रेस के, ये भी अपनी पीढ़ी को उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है इतनी ईमानदारी रखेंगे वे तो हो सकता है कांग्रेस जैसी कांग्रेस की कल्पना गांधी जी करते हैं वैसी बन पाए। कुल जमा कांग्रेस की कोशिश यह है कि 16 से 21 साल के युवाओं को सीख के सहारे अपने साथ जोड़ा जाए और खिसकी हुई जमीन को वापस पाया जाए। खबर में दम है के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनता की एक लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। मौत के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग हेलमेट को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। क्यों? रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की होती है। ऐसे में ये खबर अलर्ट करती है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लगातार चालानी कार्रवाई करती है, अभियान चलाती, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी लापरवाही के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में हेलमेट पहनना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने के कारण ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट भी यही बयां कर रही है। लोग जुर्माना देने को तैयार हैं, लेकिन हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। 6 से 20 अक्टूबर तक एमपी में चले विशेष अभियान में 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर हेलमेट नहीं लगाने को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया। हेलमेट लगाने को लेकर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन दोनों बेअसर ही साबित हो रहे हैं। चालानी कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा चालान किन बातों को लेकर आप लोग करते हैं? हेलमेट को लेके, शराब पीकर वाहन चलाने, या स्पीड राइडिंग जो बोलते हैं? हाँ, जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं जिस फिगर में, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में फोकस ज्यादा जनता को जागरूक करने के लिए हेलमेट का चालान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हेलमेट की चालानी कार्रवाई होती है? हाँ, अभी हेलमेट की ज्यादा। कितना चालानी कार्रवाई है इसका? जुर्माना कितना है? 250 रुपये है जुर्माना हेलमेट में यहाँ अभी। ऐसा तो नहीं है कि जुर्माना कम होने की वजह से लापरवाही बरत रहे हैं लोग? नहीं, कुछ जागरूकता भी कम है अभी, तो बाई हिसाब से हम लोग अभी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसके तहत चालानी कार्रवाई की। सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों की हुई है। ये खुलासा पुलिस मुख्यालय की हाल ही में आई एक रिपोर्ट से हुआ। पुलिस मुख्यालय ने इस साल प्रदेश में जनवरी से जून तक हुए रोड एक्सीडेंट को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। सभी तरह के वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या 28,896 रही। इसमें 29,961 लोग घायल हुए, जबकि 7,164 की मौत हो गई। प्रदेश में जनवरी से जून तक 3,450 दोपहिया वाहन चालक और सवारों की मौत हुई है। इनमें 2,684 यानी 78% लोग हेलमेट नहीं पहने थे। इसी तरह 14,642 कुल घायलों में 69% बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले थे। पुलिस मुख्यालय की एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सड़क हादसों में जितनी भी मौतें होती है, उसमें सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने से होती है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में भी हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और हर रोज हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में चालानी कार्रवाई बिना हेलमेट के वाहन चालकों पे होती है। लेकिन उसके बावजूद भी चालानी जो कार्रवाई का जो जुर्माना है 250 रुपये है। हो सकता है कि इस वजह से भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। कई राज्यों ने हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लेकर एक राय नहीं बन पा रही। यहाँ अभी भी जुर्माना 250 रुपए वसूला जा रहा है। जिन राज्यों में
हादसे ज़्यादा होते हैं या जिन राज्यों में इस तरीके की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वहाँ पे जो जुर्माने की राशि है हेलमेट नहीं पहन के वाहन चलाने को लेकर वहाँ पे बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में एक राय शासन स्तर पर नहीं बन पाई है। यही कारण है कि जो बात की जा रही थी कि 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा, उसे अभी भी बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। 250 रुपये की रसीद काटी जाती है चालान की, तो कहीं ना कहीं अभी जुर्माने की राशि बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही, ताकि सख्ती की वजह से भी जो है हेलमेट पहनकर जो है लोग वाहन चला सके और अपनी जान को खुद सुरक्षित कर सके। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट के वाहन चलाना मौत का सफर साबित हो रहा है। बात जुर्माने की राशि बढ़ाने को लेकर की जाए तो क्या जुर्माना बढ़ाने से जागरूकता आ जाएगी? तो फिर उसे दोगुना क्या 4 गुना किया जाना चाहिए, और नहीं तो लोगों को हेलमेट को लेकर खुद जागरूक होना होगा कि कहीं आपका आज का सफर बिना हेलमेट के आखिरी सफर साबित ना हो। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने में कामयाब रही थी, अब उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। शराबबंदी, महिला सुरक्षा जैसे वो तमाम मुद्दे जो पिछले चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़े थे, अब उन्हीं पुराने मुद्दों को नए कलेवर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ लॉन्च कर दिया। इसकी बानगी बिलासपुर में बीजेपी की महतारी हुंकार रैली में देखने को भी मिली। चुनाव से ठीक 1 साल पहले ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने हुंकार भरी है, महतारी हुंकार रैली निकाली गई, लेकिन राजधानी रायपुर की जगह न्यायधानी बिलासपुर को इसके लिए चुना गया। महिला मोर्चा की ये रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रैली में मौजूद रही और निशाने पर थी कांग्रेस सरकार। महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दी, जिससे साफ समझ में आता है कि महिला सुरक्षा और शराबबंदी का मसला आने वाले 2023 में भी छाया रहेगा। मुद्दा पुराना है लेकिन सियासी समीकरण नया। पिछले चुनाव में जो मुद्दे तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ उठाए गए थे, अब उन्हीं मुद्दों की गूंज सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सुनाई दे रही है। जी हां, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्री मानसून की तरह प्री इलेक्शन सीजन शबाब पर है। अभी मुद्दों की तलाश है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब वादों की बरसात भी होगी। वैसे कहने को तो वो चुनाव दूसरा था, ये चुनाव दूसरा है, लेकिन आम जनता के मुद्दे सिर्फ चुनावी सीजन में खास बनते हैं। पब्लिक की आस तो शायद ही कभी पूरी हो पाती है। पिछले चुनाव में शराबबंदी और महिला सुरक्षा का मुद्दा था, और इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा गूंज इन्हीं मुद्दों की है। बिलासपुर में बीजेपी की महतारी हुंकार रैली इस बात की बानगी है। विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। आज बड़ी विनम्रता से भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें जिनका शोषण हुआ, जिनके लिए एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई, आप बतलाएं, अगर आपका प्रशासन आपके आदेश अनुसार जनता के संरक्षण के लिए तत्परता से काम करता तो प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित नहीं रहती। सूबे की राजनीति में कांग्रेस का पुराना मुद्दा बीजेपी का नया हथियार है, तो कांग्रेस भी यूपीए सरकार में बीजेपी के मुद्दों से ही बीजेपी पर हमला बोल रही है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की सरकार बनने के पहले आपने महंगाई कम करने का वादा किया था। आपने रसोई गैस के बढ़ती हुई केवल 50 रुपए की कीमत बढ़ी थी, तो आपने सड़कों पे आंदोलन किया था। आज क्या स्थिति है? केंद्र सरकार असमर्थ क्यों है? इस पे कुछ बात करना चाहिए। अनावश्यक आके छत्तीसगढ़ का माहौल दूषित करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस क्या इस बात को नकारती है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है? कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार करती है कि शराबबंदी का वादा करके वो सरकार में आए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को इनकार कर सकती है कि उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के 22,000 बहनों को बेरोजगार किया है? महंगाई की बात जहां तक है, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में टैक्स में कमी की तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। साल 2023 की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली से शंखनाद भी कर दिया है।
अब बस देखना है कि नए कलेवर में पुराना फ्लेवर कितना असरदार साबित होता है। चुनाव के लिए मुद्दे तलाशती बीजेपी पुराने मुद्दे को ही नए कलेवर में जंगी रूप देकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से बिलासपुर में ये पूरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब हर मोर्चा और प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाए। पहले युवा मोर्चा और अब महिला मोर्चा, इसके बाद जितने भी मोर्चा और प्रकोष्ठ हैं वो लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे। देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से इसके किस तरह के जवाब सामने आते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ईडी का नाम आते ही सियासत शुरू हो जाती है। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों की जांच की मांग की और इसे लेकर ईडी को एक नहीं 2 चिट्ठियां लिखती हैं। रिपोर्ट देखें। ईडी को लिखे सीएम भूपेश बघेल के पत्रों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन 2 चिट्ठियों को सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिससे राजनीति की रस्साकशी और बढ़ गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि इस बार जांच शुरू नहीं हुई तो मामला कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है कि राजनीति का उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इन दोनों चिट्ठियों का संबंध पूर्व सीएम रमन सिंह से है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के सहारे बीजेपी को निशाने पर लिया। पत्रों की बात करें तो पहला पत्र नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले को लेकर है, तो वहीं दूसरा पत्र चिटफंड घोटाले को लेकर है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े करीब 6.5 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दोनों ही पत्रों में जिक्र किया गया है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इन घोटालों का संबंध पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से जुड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता रमन सिंह पर सीधे आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों से आहत रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल ईडी से डरते क्यों हैं, अब उन पर मानहानि का केस करेंगे। भूपेश का शायद गणित कमजोर है, साइंस कॉलेज में पढ़ा जरूर है मगर आजकल वो अर्थ की ओर ज़्यादा जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और जहाँ तक सवाल है हिसाब किताब का, वो ईडी से डरता क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ईडी जांच कर रही है और हमने कहा ईडी सभी विषय की जांच करेगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मगर जहाँ तक संपत्ति का मामला है बहुत साफ हो चुका है और मैं उसके खिलाफ मानहानि दावा करूंगा। जाहिर है कि जब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो राजनीतिक समीकरण पर फर्क पड़ता है और इसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों पर फर्क पड़ सकता है। आखिर इस बार प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में ये चिट्ठियां क्या वाकई में कोई राजनीतिक भूचाल ला सकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप हुआ है। चौकीदार परिवार की बेटी के साथ रेप हुआ।
परिवार के साथ मासूम बच्ची सो रही थी। घर के बाहर से ये वहशी दरिंदा बच्ची को उठाकर ले गया। नाले के किनारे ले जाकर इसने बच्चे के साथ, जिसकी उम्र महज 9 साल है, उसके साथ दरिंदगी की। मौका पाते ही घटनास्थल से मासूम भागी। परिजनों और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सीसीटीवी के आधार पर संदेही हिरासत में है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है। कई थाने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से। और इंदौर में 9 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हुए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ जानकारी, पुलिस का क्या कहना है इस घटना पर? जी बिल्कुल, ये जो घटना है वो प्रकाश में आई और उसके बाद से ही पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो मौके पर है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। जानकारी है कि ये बीती रात का ये पूरा मामला है, जहां घर के बाहर से एक मासूम बच्ची, इसकी उम्र लगभग 9 साल है, उसका अपहरण करता है एक सिरफिरा और ले जाकर उसके साथ हैवानियत करता है। मौका पाकर जो मासूम है वो मौके से भाग जाती है और परिजनों और पुलिस को पूरे घटना की जानकारी देती है। बहरहाल उसके बाद पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आती है। पुलिस ने पूरे आसपास के इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर सीसीटीवी खंगाले, जिसमें संदेही जो है वो उसका हुलिया साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रहा है। उसी आधार पर पुलिस ने द्वारकापुरी इलाके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिसका नाम दीपक पता चला है। हालांकि औपचारिक पुष्टि अब तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार से नहीं की गई। पुलिस की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। पुलिस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस का जो दावा है वो ये है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे और जो संदिग्ध है उसकी पहचान स्थापित कर ली गई है। बिल्कुल विकास, कितने रात में कितने समय की घटना है और ये घटना भी कहीं ना कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सुमित, की आखिर कैसे देर रात एक आरोपी एक व्यक्ति अपने किसी के घर के बाहर से मासूम को उठाकर ले जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है और रात भर वो खुला इलाके में घूमता रहता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। चूंकि बीते दिनों रात के वक्त में ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके बाद से नाइट कल्चर को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। शहर के कई लोग इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। उसके बाद पुलिस कमिश्नर हरिचंद्राचारी मिश्र ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रात के वक्त में जो रात्रिकालीन जो गश्त है उस पर खास ध्यान दिया जाएगा, फोकस रखा जाएगा। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि घर के बाहर सो रही एक 9 साल की मासूम को इस सिरफिरा उठाकर ले जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है। पुलिस जरूर अब तक कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जानकारी ये मिली है कि पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से औपचारिक जानकारी नहीं आती, औपचारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी सुमित। लेकिन ये वाकई में जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, ये सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर कब और कितनी और कैसे मासूम जो है वो सुरक्षित हो सकेंगे शहर में, ताकि इस तरह की वारदात फिर से प्रकाश में न आए। बिल्कुल, बार बार यही सवाल खड़े होते हैं विकास की मासूम बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, और उस पुलिस कमिश्नर सिस्टम का क्या जो अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है भोपाल में, इंदौर में, कि अपराध पर अंकुश लगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर प्रणाली मुझे लगता है लागू करने का उद्देश्य यही रहा होगा कि अपराध कम हो सके और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके और जो सामान्य जो लोग हैं, शहरवासी जो है वो बेखौफ शहर में घूम सके और किसी प्रकार का खौफ ना हो। लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक और क्या होगा सुमित कि घर के बाहर सो रही एक मासूम को उस वक्त एक सिरफिरा ले जाता है जब वो अपने भाई के साथ सो रही थी। वो तड़पती है, छटपटाती है, प्रयास करती है किसी तरीके से वो आरोपी के चंगुल से छूट जाए। और बड़ी हैरत की बात है कि सीसीटीवी भी स्पष्ट नजर आ रहा है, सीसीटीवी में ये पूरा कृत्य हो रहा है। बावजूद इसके जिस प्रकार से पुलिस का दावा है कि उनके रात्रि गश्त बहुत मुस्तैदी से होती है, लगातार सर्चिंग चलती है, लेकिन इन सब चीजों की कहीं ना कहीं कल पोल खुलती नजर आई कि जब एक मासूम को आरोपी उठाकर ले जाता है और उसके साथ हैवानियत बड़ी वारदात को अंजाम देता है और उसके 12 घंटे बाद जाकर जब पीड़िता थाने पहुंचती है, परिजनों को जानकारी देती है, तब जाकर इस पूरे घटना का खुलासा होता है। पुलिस अब पूरे मामले में औपचारिक कार्रवाई कर रही है।
पीड़िता के आधार पर, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर रही है, मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जानकारी है कि उसका फिलहाल उसे उपचार के लिए और ऐसी अस्पताल ले जाया गया है। कहीं चैलेंज करती हैं पुलिस को कि आपके राज्य में बच्चियां सुरक्षित नहीं, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जो परिवार के साथ सो रही है उस बच्ची को उठाकर एक दरिंदा ले गया और उसके साथ हैवानियत की है। कई सारे सवाल खड़े करेगी ये घटना। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद विकास। तो इसी के साथ ही खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।